देखो भाई, मेरा जो प्रोसेस है वो सिंपल सा है। सबसे पहले जो सैलरी है वो पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में आएगा। उसके थ्रू उसके मतलब वो आएगा, क्योंकि वहाँ पे यूपीआई है नहीं, तो वो अकाउंट आईपीपी के साथ लिंक है, तो उससे आईपीपी में पैसा आ जाएगा। फिर आईपीपी से जो पैसा है वो तीन पार्ट हो जाएगा। एक है 10,000, एक है 5,000 और एक है 5,000। तो 5,000 सबसे पहले कहाँ पे आते हैं? HDFC में आते हैं। एक्चुअली HDFC में आते हैं, एंड 5,000 जाते हैं एक्सिस वाले में। तो एक्सिस वाले का जो 5,000 आया ना, उसको मैं ऐसे रहने देता हूँ कि भाई फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़े तो मैं वहाँ से ले लूँगा। उस हिसाब से यहाँ पे रखता हूँ। फिर मतलब 30 को सैलरी आता है, तो 1 तारीख को फिर 500 रुपये PNB वाले अकाउंट में चले जाते हैं। यहाँ पे एक लिखा हुआ है, मतलब 1 तारीख को जाता है, अपने आप जाता है NEFT के थ्रू। और मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, थोड़ा सा चेंज किया है। ये फेडरल वाले में जो जो लिखा हुआ है ना सब कुछ, ये डोज ये जो यहाँ पे देखो तो ये डबल है ना, इसको मैंने सिंगल कर दिया, मतलब इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। और एक मेरा नया बीओ मतलब बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है ना, तो मैं मान लो कि इसके जगह मैंने बैंक ऑफ इंडिया लिख दिया, वहाँ पे जाएगा। ऐसा है। मैंने क्या किया, इसको ऐसे एज इट इज़ रहने दिया। ये जो HDFC है ना, HDFC और इसको क्या कर दिया, एक और का कनेक्शन बना दिया कि भाई HDFC में जो मतलब पैसा 5,000 जाता है ना, उसमें से 700 रुपये डायरेक्टली IDFC में चला जाता है। फिर IDFC में से 50 रुपीज़ 200 रुपीज़ ऐसा करके डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट में चला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मतलब ये जो 700 रुपये आता है ना, इससे ये पूरा कवर हो जाता है। तो इसका टेंशन ख़त्म हो गया मेरा। और ये जो एक्सिस का ही मतलब एक्सिस और फेडरल को फिर लिंक कर दिया कि एक्सिस में जो अभी 5,000 रुपये आ रहा है ना, उसमें से 500 रुपये तो PNB में जाएगा ना, और 500 रुपये, अब आप 500 नहीं 550 रुपीज़ यहाँ पे जाएगा। और यहाँ का टोटल कैलकुलेशन करके 500 रुपये होता है। तो ये भी ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। और HDFC से यूनियन बैंक ये भी ख़त्म हो गया। तो क्या बचा? सिर्फ बचा मेरे पास कोटक बैंक। तो फिर ये कोटक बैंक में सुपर मेंटेन करने के लिए 10,000 रुपये चाहिए होता है, ट्रांजेक्शन करना ऐड करना चाहिए होता है। तो 1 तारीख को क्या होता है, ये जो IPP में जो 10,000 एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है ना, उसमें से 10,000 रुपये यहाँ पे आएगा, कोटक में आएगा। फिर कोटक में जो 10,000 रुपये है, उससे मैं जो EMI वगैरह है वो मैं पे करूँगा। जो मान लो कि 2-3 हज़ार का जो होता है वो पेमेंट करूँगा। उसके बाद जो 60,000 के आसपास जो बचता है, वो क्या करूँगा, उससे मैं खर्चा मतलब महीने का जो छोटा मोटा खर्चा वगैरह हो, पेट्रोल वगैरह हो, सब कुछ उसी से कवर करता हूँ। तो इस तरह से मेरा हो जाता है। तो अल्टीमेटली मेरे पास एक अकाउंट ही है। तो जो भी खर्चा करना है भाई, वो कोटक से ही करना है। और जो कस्टमर का पैसा वगैरह लेना होता है ना ऑनलाइन में, वो मैं स्लाइस अकाउंट में ले लेता हूँ। तो वही है। तो पूरा अकाउंट मेरा यूज़ हो गया, और पूरा मतलब सिस्टम वाइज पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे जाते रहता है। तो मुझे ये भी मतलब चेक नहीं करना पड़ता कि चलो किसी अकाउंट में पैसा मेंटेन है कि नहीं देखना पड़ता है। क्योंकि मैं अगर किसी अकाउंट से पैसा नहीं लूँगा ना, तो वो मेंटेन ही रहता है। अगर मैं मतलब कि इससे ज़्यादा खर्चा कर दूँ, मेंटेन ना करूँ, फिर तो दिक्कत हो जाएगा। लेकिन मेंटेन ही रहता है तो इतना कुछ मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, दिक्कतें नहीं आता। क्योंकि ऑब्वियसली छोटा मोटा खर्चे के लिए जो डेली एक्सपेंस होता है वो कोटक संभाल लेता है। कुछ इमरजेंसी हो तो मुझे मालूम ही है, मुझे एक्सिस के पास ही जाना है। और ये जो HDFC में और पैसा रहा ना, क्योंकि 120 रुपीज़ ही तो चला गया, और यहाँ पे 700 रुपये, और बाकी पैसा तो रहा ना 5,000 में से। तो बाकी पैसा मान लो कि 200-300 रुपये ऐसे ही सेफ होता है सेविंग्स के लिए। और बाकी कुछ पैसा इंश्योरेंस के लिए मैं जमा करता हूँ कि साल में जब मैं आराम से पेमेंट कर पाऊँ बिना कुछ दिक्कत लिए। तो इंश्योरेंस के लिए मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा, इमरजेंसी फंड के लिए मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा, और डेली एक्सपेंस के लिए मुझे कोटक में जाना पड़ेगा। बाकी कुछ है ही नहीं, सिंपल सा है। इसमें से 14 अकाउंट्स से लेकर 15 अकाउंट्स आराम से मैनेज हो जाता है।